अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है और उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान है। आर्मी चीफ़ ने बड़ा वाज़े तौर पर मुख्तलिफ़ सफ़ीरों से मुलाकात की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान में ख़ुलूस नीयत के साथ अमन चाहते हैं, किसी तरफ हमारी कोई पसंदीदगी नहीं है, कोई हमारा फेवरेट नहीं है। ये बात वाज़े की और ये बात पाकिस्तान वाज़े करना चाह रहा है पूरी दुनिया के सामने। इस वक्त दूसरी जानिब हम देखें तो बहुत तेज़ी से तालिबान अफ़गानिस्तान में पेशकदमी कर रहे हैं और अब तकरीबन वो 150 किलोमीटर दूर तक काबुल के पहुँच चुके हैं और अमरीकी इंटेलिजेंस ये ख़ुद वाज़े तौर पर कह रही है कि 30 दिन के अंदर वो काबुल का मुकम्मल तौर पर घेराव कर लेंगे और 90 दिन तक मैक्सिमम तालिबान को लगेंगे जब वो काबुल का कंट्रोल भी संभाल लेंगे। ख़ित्ते में इस हवाले से तशवीश पाई जाती है, पाकिस्तान में तशवीश है, दीगर ममालिक में है कि कौन वहाँ पर किस तरह से काबिज़ होता है और फिर क्या ताल्लुकात कौन सा मुल्क रखता है और उसके इस पूरे ख़ित्ते पर क्या असरात आएंगे। इस पर तुर्क सदर का इंटरव्यू है, वो बड़ा वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि वो तालिबान से ख़ुद बात करना चाहते हैं, तालिबान के सरबराह से अगर उन्हें ख़ुद भी बात करनी पड़े तो वो इस सब के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो ख़बर आई है वो ये कि तेज़ी से जो अफ़गानी तालिबान की जो मूवमेंट है और उनकी जो चीज़ों का कंट्रोल संभालना है उसके पेश नज़र दोहा के ज़रिए इस वक्त शराकत इक़्तिदार की पेशकश तालिबान को की गई है। ये ख़बर अल जज़ीरा दे रहा है और उनका ये मानना है कि हिलमन तक जब वो पहुंच चुके हैं तो अब मज़ीद मुश्किल नहीं होगी उनके लिए कि वो मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करें। तो अब उन्हें ये ऑफ़र दी जाए कि किसी तरह वो शराकतदारी इक़्तिदार में ले लें और ये जो इस वक्त लड़ाई का सिलसिला जारी है ये बंद हो। लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को तालिबान अवेल करेंगे जब तमाम तक चीज़ें उनके सामने हैं, उनकी प्रोग्रेस वाज़े है और वो तेज़ी से काबिज़ होते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें आगाज़ में और इसके साथ साथ कल एक बड़े अरसे के बाद एक तवील नशिस्त PDM की हुई और उसके बाद अगर कहा जाए तो कुछ ख़ास तो निकला नहीं उसमें से, लेकिन पावर शो करने की बात 29 अगस्त को कराची में और फिर एक तहरीक चलाने की बात, ये मुख्तलिफ़ पोर्शंस में ये तहरीक जो है चलती रही है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर इसमें नहीं है, अदम एतमाद के हवाले से कोई चीज़ हतमी नहीं है। जलसे किए जाएंगे, पावर शो होगा और बस इससे ज़्यादा शायद हम कोई चीज़ नहीं देखेंगे। मैं चाहूँगा कि कुछ बात हम PDM और उसके मुस्तकबिल और अपोजिशन के कलेक्टिव मुस्तकबिल के हवाले से भी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शराजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं शराजी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं ये बहुत अहम वक्त है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान की तशवीश इस सारे मामले पर वाज़े है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साफ कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ अफ़गानिस्तान में गन साफ़ करने के लिए कारामद समझा जाता है। फिर एक साइमल्टेनियसली एक जो NDS की आप कह लें कि मीडिया वॉर है जिसका जिक्र शेख रशीद साहब ने किया, जो अफ़गान सफ़ीर की बेटी हैं, उनके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ और वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त अफ़गानिस्तान को लेकर हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ज़ाहिर सी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और यकीनी तौर पे जिस तरह तालिबान वहाँ पे एडवांस कर रहे हैं तो लग ये रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में वो अपनी एक हुकूमत का ऐलान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हवाले से पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और हम इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि ताकत के ज़ोर पे वहाँ पर अगर किसी भी ग्रुप ने कोई हुकूमत कायम की तो उस हुकूमत को कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ पाकिस्तान बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि वहाँ पे तमाम जो फरीक हैं वो मिल के अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश करें और हर फरीक का जो एक ड्यू रोल है उसको तस्लीम भी किया जाना चाहिए। वहीं पे ये भी एक मैसेज दे देना कि अगर वहाँ पे कोई ताकत के बलबूते पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है तो पाकिस्तान ऐसी किसी कोशिश को ना तो वेलकम करेगा और ना उसका हिस्सा बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत इस वक्त है और उनके जो दीगर रफ़क़ा हैं जो पाकिस्तान के बारे में बड़ा ही एक मनफी रवैया रखते हैं और आपने रिसेंट पास के अंदर देखा भी है कि जिस तरह के बयानात पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों को लेकर दिए गए हैं, मैं नहीं समझता कि वाशिंगटन और दुनिया के दीगर कैपिटल्स जो समझते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने में एक कलीदी रोल है और एक ऐसा मुल्क है जिसने कलीदी रोल प्ले करना है, उसके बारे में ऐसी ज़बान काबल में इस्तेमाल की जाए तो फिर
हमसे ये तवक्को भी की जाए कि हम सारे मामले में कि जो काबुल में बैठे लोग हैं उनको फेवर करें, तो ये मुमकिन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है वो ये है कि ख़ुद अशरफ गनी साहब और उनकी जो काबीना के दीगर अरकान हैं उनको अपने रवैये के अंदर बदलाव लेके आना चाहिए और ग्राउंड रियलिटीज़ को चाहिए। मेरे ख्याल में अगर वो समझेंगे तो उसके बाद मामलात को हल करने में हमें सहूलत होगी। और अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के कल्चर को लेकर आगे चलेंगे तो सूरत हाल डीप होती जाएगी और जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता अफगानिस्तान एक बार फिर सिविल वार की तरफ बढ़ जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर बैठे जो लोग हैं उनके गैर संजीदा रवैये से ये सूरत हाल बन पाएगी। उसका इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान या किसी और को फिर नहीं दिया जा सकता। तो असद इम्पॉर्टेंट अरसलान यही है कि वहाँ बैठे लोग अपने रवैयों के अंदर बदलाव लेके आएँ और जिस मुल्क के बारे में वो उंगलियां उठा रहे हैं उसका जो पॉजिटिव रोल है उसको अप्रिशिएट करें और उसको ऑन बोर्ड लेके आगे की हिम्मत अमली को वज़ा किया जाए। रादर ये कि हमें मुसलसल इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाया जाए। तो मैं तो राइट सेट सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं ताकत के ज़ोर पर जो भी आएगा उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा? ये अमेरिका ने भी कल वाज़े तौर पर कहा है कि तमाम ममालिक जो पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान के वो यही काम करें, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं अगर आप तालिबान वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अब इट्स रिटन ऑन द वॉल, इस तरह की एक वाज़े चीज़ है। कब तक फिर क्या ममालिक उनको तस्लीम नहीं करेंगे? और इवेंचुअली कल के बयानात कुछ देखें तो दफ्तर ख़ारजा से ये बात सामने आई कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, तो हमें थोड़ा तो ख्याल उसका करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो हमें कहीं ना कहीं तो नरमी दिखानी पड़ेगी। इवेंचुअली पड़ोसी आप तब्दील नहीं कर सकते और जो भी हालात वहाँ पर होते हैं, क्या ऑप्शंस होंगे पाकिस्तान के पास? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जब चाइना में बैठ के चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, वो अमेरिकन से बात करेंगे, वो दुनिया के बाकी ममालिक से बात करेंगे, वो रशियन से, ईरानियन से, इंडियन से बात करेंगे, तो क्या इसको तो ये तो एक हिसाब की आप कह लें कि रिकग्निशन तो होगी तालिबान की। वो तो उनको तो समझा जा रहा है अ ग्रुप विच इज वेटिंग फॉर पावर, और ये चाइनीज भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं। सो अमेरिका अगर ये कहेगा, अमेरिका खुद हाई मॉरल ग्राउंड पे अगर सोल्यूशन चाहता है, वो तो नहीं मिलेगा। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था आज से 18 साल पहले, तो वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं थी, वो तो पावर पॉलिटिक्स थी और हार्डकोर मिलिट्री सोल्यूशन मांग रहा था। जब आज तालिबान के पास मिलिट्री सोल्यूशन के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वो आपकी मॉरल ग्राउंड को क्यों सुनेंगे? मैं जस्ट आई एम गिविंग यू अ रियलिटी बेस्ड एनालिसिस। एक बात जी, दूसरी अरसलान साहब, इसमें बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। हमें तालिबान हो या कोई भी हो, हमें उनसे कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। हमारा उनसे बॉर्डर मिलता है, जैसे हमने लैंडलॉक कंट्री कहा है, हमें उनके साथ उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, वो जो भी पावर में हो। इसको आप डी फैक्टो रिकग्निशन कह लें इंटरनेशनल लॉ में, या डी ज्योरे रिकग्निशन कह लें, लेकिन ये मुझे पता है कि इस दफा अगर तालिबान पावर में आते हैं तो सारे उनको प्रॉपर्ली रिकग्नाइज करेंगे। दैट विल बी डी ज्योरे रिकग्निशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। एक बात सही। अब हमें यह भी पता चलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तालिबान से बात कर रही है, और तालिबान जो है वो अपना जो है वो लाए अमल भी साहब के सामने रख रहे हैं। मसला ये है कि अफगान अवाम तालिबान से नहीं लड़ना चाहती। मुझे ये बताएं कि अमेरिकी सदर भी कह रहे हैं कि तालिबान से आप लड़ो, आपके पास पावर, आप लड़ें उनसे। अशरफ गनी और उनकी अवाम जो है वो तालिबान से नहीं लड़ना चाहती। उनके पास इतना वो वेट ही नहीं है कि वो उनसे लड़ सकें, ना इतनी यूनिटी है। जंगें जो हैं वो कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। सो क्या अशरफ गनी आज कह रहे हैं, कल रात को अल जजीरा की खबर थी, एक ब्रेकिंग न्यूज, कि अशरफ गनी चाहते हैं कि तालिबान पावर शेयर कर लें। अब आके वो कह रहे हैं पावर शेयर करें, जब आज से 10 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले उनको पता था कि ये दिन आने हैं, तब क्यों ना कहा गया कि पावर शेयर करें। आज आप कह रहे हैं पावर शेयर करें। अब जो चीजें डिक्टेट तालिबान कर रहे हैं, उन्होंने तो अमेरिका को कहा है कि आप अफगानिस्तान से निकले, फिर हम आप देखेंगे क्या बात करनी है। तो वो अशरफ गनी की बात कैसे सुनेगी? तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कोऑपरेट विद अफगान पीपल,
जिसके पास अभी देखें ना, अगर पाक अफगान बॉर्डर का कंट्रोल तालिबान के पास होगा तो क्या पाकिस्तान काबुल से पूछेगा हम इनसे कब बात करें ना करें, जबकि अफगान अवाम को ट्रेड भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए, वो डेली बेसिस पे पाकिस्तान आते हैं मेडिकल सर्विसेज लेने। तो हम किस तरह इन चीजों को कर सकते हैं? सो ये जिम्मेदारी सिर्फ हम पे डाल देना कि हम चीजें देखें और बाकी सारी दुनिया सोई रहे और वो कहे जी हम तालिबान को नहीं मानेंगे। सो मेरा ख्याल है एक रियलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए और वो तभी मिल सकता है कि अगर अशरफ गनी और जो बाकी दड़े हैं वो इमीडिएटली एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ड्रॉ कर लें जो तालिबान कहते हैं। नहीं, अब तो चीमा साहब पॉलिटिकल सोल्यूशन की शायद कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। आज इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अब मुज़ाकरात से शायद कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो सकता। खालिद जमील साहब को वेलकम कहूँगा। खालिद जमील साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त जो बयानात हैं, आर्मी चीफ बोल रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ा वाज़े तौर पर, और इस वक्त तक तमाम तर बयानात और हेडलाइंस जो पाकिस्तान में बन रहे हैं वो अफगानिस्तान को लेकर हैं और वहाँ की बदलती सूरत। इनफैक्ट पूरी दुनिया कंसर्न है, ये पूरा खित्ता और पड़ोसी ममालिक ऑब्वियसली ज़्यादा कंसर्न है। अब कोई गुंजाइश है कि मुज़ाकरात कर लिए जाएं, क्योंकि तालिबान अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और वो दोहा में मुज़ाकरात में भी एंगेज हैं। अब वो अशरफ गनी साहब के साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे, या इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है सिवाय इसके कि उनको टाइम दें कि वो कैप्चर कर लें आके काबुल को, या आप आज खुद काबुल उन्हें दे दें? इसके अलावा और क्या सोल्यूशन है? पॉलिटिकल सोल्यूशन के दरवाजे तो हर वक्त खुले रहते हैं, चाहे आप जंगों के अंदर भी हों। आप पिछली 2 दहाइयाँ देख लें कि उसके अंदर भी एक तरफ पहले ऑपरेशन शुरू किए, फिर साथ साथ मुज़ाकरात भी चलना शुरू हुआ, फिर आपने पॉलिटिकल हैसियत भी तस्लीम की तालिबान की। अशरफ गनी साहब के ऑप्शन कम से कम होते जा रहे हैं, जो वक्त गुजर रहा है उनके पास ऑप्शन ख़त्म हो रहे हैं। आज से हफ़्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले या महीना 2 महीने पहले उनके पास ऑप्शंस थे। उस वक्त ये बात की जा रही थी, तमाम इंटरनेशनल पावर्स भी उनको ये कह रही थी कि आप अगर इक़्तिदार से अलग होते हैं, कोई गैर जानबदार एक इंटरम सेटअप लेकर आए, वो फिर आपका एक फ्यूचरिस्टिक जो भी होगा, आपने जिरगे से करना है, शुरा से करना है, इंतखाबात करने हैं, जो भी होगा उसके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करता है, और विद इन 1.5 से 2 साल के अंदर आप उस प्रोसेस के ज़रिए जो भी अफ़गान हुकूमत, जिसको अफ़गान अवाम जो है जिसको हुकूमत अपना या नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, तो वो इक़्तिदार संभाल। ये था एक फार्मूला था जिसके ऊपर उस वक्त अशरफ गनी साहब ने इत्तफाक नहीं किया। फिर तालिबान ने उनको अल्टीमेटम दिया, एक टाइम दिया, वो टाइम भी निकल गया। अब अगर मैदान खुला हो, आपकी फोर्सेस ने पिछली 1 दहाई 2 दहाइयाँ जो है कि दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस से तरबियत ली है, इंडिया से भी तरबियत लेते रहे हैं, असला भी उनके बाद दुनिया का जदीद तरीन है, लेकिन ऑन ग्राउंड डिवेल्प नहीं कर पा रहे। क्यों? जैसे अभी इसके पीछे सर क्या उसकी एक तो रीज़न ये है कि एयर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं, मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं है तालिबान की, फिर तादाद में तालिबान कम है, ये ज़्यादा है। उसके बाद देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक जो बात ये होती है ना कि आप किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। अब वहाँ पे इक़्तिदार की लड़ाई है। तालिबान ये कहते हैं कि जी उन्होंने टाइम दिया अफगान पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, उन्होंने अपना पॉलिटिकल सेटअप भी बनाया, वहाँ पे नेगोशिएशंस भी की, आलमी कुव्वतों के साथ भी की। अब तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम जो ताकतवर फोरम है वो उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, मॉस्को में भी उनको वेलकम किया जाता है, बीजिंग में भी उनको किया जाता है, वाशिंगटन में भी किया जा रहा है, दिल्ली वाले खुद दोहा जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने, जो सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं या पाकिस्तान को अटैच करते हैं उसके साथ, तालिबान फैक्टर के साथ, वो खुद जाते हैं कि अच्छा हमें भी बताएं हमारे लिए कोई विंडो है कि नहीं है। जब उनको ये पता हो कि उनकी पोलिटिकल एंटिटी तस्लीम की जा रही है, फिर जो है कि दुनिया को वो ये भी बावर कराने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं कि हम जो है कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, मजहबी जो वहाँ पर शिद्दत पसंदी थी पहले जो माजी में हुई है, NGOs के हवाले, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के हवाले से, अब हम जो है कि वो सोच हमारी नहीं है। हम ख़वातीन की तालीम और इत्तमाम के ऊपर जो है कि हम मॉडरेट सोच रखते हैं। अब उनका फोकस जो है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट है, अब आपकी आवाम की खुशहाली तरक्की हो उसकी बात करते हैं, तो उनकी सोच के अंदर कुछ तब्दीली आई है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी किसी ना किसी हद तक, देखो अफगानिस्तान का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, आपको उसको पोलिटिकली देखें या ट्राइबल स्ट्रक्चर के अंदर देखें, वो तो सारे के सारे वॉर लॉर्ड्स हैं, उनका तो काम ही है कि लड़ाई लड़ना और सारा कुछ करना। अब ये जो बदकिस्मती के साथ पिछली 2 दहाइयों के अंदर जितने भी लोग अलाइन हुए इत्तेहादी अफवाज के साथ, ये सारे के सारे इनमें से कुछ तबकात ऐसे हैं जो वॉर लॉर्ड्स और बैकग्राउंड रखते हैं, बाकी वो लोग नहीं हैं। उन्होंने भर्ती कर लिया, तरबियत भी दे दी, पैसा भी आ गया, असला भी, सब चीज़ आ गई, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन भी चाहिए होती है। अभी बहुत सी चौकियों के ऊपर तो उन्होंने लड़े बगैर देखा कि वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, ये ले जनाब असला लें, अगर आप कहते हैं हम आपके कपड़े पहन लेते हैं, आपकी वर्दी पहन लेते हैं, नहीं तो हम बॉर्डर से पीछे दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। ऐसे भी हुआ। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये इसमें 2 चीज़ें हैं जो तशवीशनाक बात यह है, इस सारे के अमल के अंदर जो अफगानिस्तान की आवाम है ना, उसको उतना ही नुकसान हो रहा है जितना इससे पहले भी सारी खाना जंगी के दरमियान हुआ।
अब पाकिस्तान जो है, अभी जो बात आपने उनसे पहले की और चीमा साहब जिसका तज़किरा कर रहे थे और शिराजी साहब भी, देखें अफ़गान हुकूमत को रिकगनाइज़ करना और सपोर्ट करना और अफ़गान अवाम को सपोर्ट करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने ये पब्लिकली कहा हुआ है कि माजी में अगर आप देखें ना 90 की दहाई में 3 मुल्क थे जिन्होंने सिर्फ तालिबान को तस्लीम किया था, पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरेबिया। बाकी दुनिया ने उनको तस्लीम नहीं किया था। अभी ये ममालिक भी कह रहे हैं कि हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे अगर ताकत के ज़ोर पर आते हैं, पॉलिटिकल सोल्यूशन के तहत आए। तो मेरा ख्याल है उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जो जिन कंडीशंस के ऊपर नेगोशिएशंस कर सकते थे गनी साहब, उन्होंने शायद वो टाइम गवा दिया है। इट इज़ टू लिटिल टू लेट, आप ये कह लें कि अब शायद थोड़ी ताख़ीर हो गई है। बहरहाल जी, लम्हा बलम्हा ये बदलती सूरत हाल है, पूरे ख़ित्ते की नज़रें इस पर मरकूज़ हैं और यकीनन इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा जो भी वहाँ पर मामलात होते हैं। और तमाम ममालिक की यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा बेहतर सलूशन निकल आए जिससे मामलात ख़राबी की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो सिर्फ अगर अमन अफ़गानिस्तान का ख़राब होगा तो उससे बाकी ममालिक और ख़ास तौर पर पड़ोसी ममालिक भी मुतासिर होंगे। सो लेट्स होप कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो दुनिया तस्लीम करे, सुने, जो ख्वाहिश है उस पर बात हो और वहाँ पर एक पुरअमन तरीके से मामलात तय पा जाएँ। ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो यहाँ पर हमारी अपोजिशन है, PDM है और उसकी एक नई सी कोशिशें हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा मेहमानों की राय लें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कुछ बात ज़रा PDM पर कर लेते हैं। कल बड़ी तवील नशिस्त हुई, बड़े अरसे के बाद हुई, फिर उसमें मुल्कगीर एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़। शिराजी साहब, कुछ बचा है अब भी कुछ बचा है PDM में, मैं यूँ पूछ लेता हूँ, या ये बस अब एक यूजलेस एक्सरसाइज है आप कह लें जो कर रही हैं, क्योंकि ना इसका कोई इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर आया, ना कोई अब उनको मेरे ख्याल से ख़तरा है। शायद जितना ख़तरा शुरू में महसूस कर रहे थे अब वो मेरे ख्याल से बहुत कम परसेंटेज उसकी रहेगी। हाउ डू यू सी इट सर? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं अरसलान के PDM अपनी ताकत खो चुकी है और वो PDM के जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिसके अंदर ANP भी शामिल थी, अब वो PDM तो नहीं है। ज़ाहिर सी बात, अब इसके अंदर दो ही बड़ी जमातें हैं, JUFA या फिर मुस्लिम लीग नवाज़। तो मैं नहीं समझता कि ये दो जमातें हुकूमत वक्त के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कल की बैठक हुकूमत के लिए तो कोई बहुत बड़ी थ्रेट कॉल नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब कोशिश ये है कि जो बची कुची PDM है और बिलखसूस नून लीग की क़यादत, वो क़यादत के जो बैरून मुल्क बाहर बैठी है, मुल्क के अंदर जो मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो बड़े एक वो यूँ कह लें कि पॉजिटिव आदमी है। अगर हम गवर्नमेंट की ज़बान में या इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान में बात करें तो वो किसी किस्म की ना तो स्ट्रीट पावर दिखाने के वो शौकीन है, ना उस और ना ही वो पार्लियामान के अंदर को ज़्यादा शोर शराबा करने के हक़ में है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हैं, उनकी कोशिश ये है कि जो बचा कुचा फोरम है इसको भी ज़रा इफेक्टिवली यूज़ किया जाए और हुकूमत के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात पैदा करनी चाहिए। और जैसे आपने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि शायद अब वो इसी महीने के आखिर पे जाके कोई एक पावर शो भी करना चाह रहे हैं, और साथ में उनकी जो ज़्यादा फोकस है वो इस बात पे है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, गोया कि 2023 के इलेक्शन को बकौल उनके जो मैनेज करने की कोशिश हो रही है हुकूमत वक्त की जानिब से, कि इससे पहले 2018 का इलेक्शन RTS के ज़रिए मैनेज किया गया और अब 2023 का इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए मैनेज करने की कोशिश हो रही है। तो इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। तो शायद साहब ये बताइएगा, बज़ाहिर जो अभी हमें समझ आ रही है, ये जो तासुर मिलता है वो एक तरफ तो महंगाई है, मामलात हैं, सारा कुछ है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। ऑपोजिशन अपनी एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन मुझे बॉडी लैंग्वेज या कह लीजिए कि जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें, वो तो PTI बड़ी शॉर्ट नज़र आती है कि अगले 5 साल भी उनके हैं, उनके लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, खुद वज़ीर आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है। ये क्या मामला है? बस इस हवाले से तो मैं शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू को ही कोट करूँगा, जब उन्होंने हालिया इंटरव्यू दिया है उसके अंदर जब वो फरमा रहे थे कि अगर एक इज्तिमाई सोच के साथ चलते और अगर एक इज्तिमाई फ़ैसला होता, तो वो बड़े यकीन से कह रहे थे कि 2018 के बाद भी नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते। तो मेरा ख्याल में फिर वो हमें बता रहे थे कि इस मुल्क के अंदर जो भी इक़्तिदार में आता है वो अवामी ताकत से, अवामी वोटों से नहीं आता, बल्कि एक अरेंजमेंट के ज़रिए आता है। तो जाहिर सी बात है अगर इस मुल्क के अंदर अभी तक वो अरेंजमेंट्स के ज़रिए लोगों ने इक़्तिदार में आना है,
तो फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पीटीआई की बॉडी लैंग्वेज है वो आपको ठीक बता रही है कि इसके बावजूद कि मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ी है, इसके बावजूद कि मुल्क के अंदर महंगाई का ग्राफ कहीं ऊपर चला गया है, ये भी हकीकत है कि पीटीआई की हुकूमत की राइटली सर। मैं जरा आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं जरा चीमा साहब और खालिद साहब की भी राय ले। मैं जरा चीमा साहब, सर आपकी क्या राय होगी इस पर, और कौन है जो इस वक्त एक कह लीजिए कि एक चेक एंड बैलेंस का रोल प्ले करे, कोई टफ टाइम देने का, कोई इनको ये लगे कि नहीं हमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, अदरवाइज हमारे लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि कोई अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई टफ टाइम ही नहीं है, और उनको जो इक़्तिदार के वानों में लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। देखिए जी, अगर सही मानों में नून लीग की ऑपोजिशन कर सकता है वो तो नवाज शरीफ करते अगर वो पाकिस्तान में होते, एक बात। और दूसरा ये है कि जरदारी साहब भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये एजिटेशन और इन चीज़ों को वो समझते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और आप अपनी पावर एंजॉय करें सिंध में। उनको पता है हमारा कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं है सिंध में, किसने आके सिंध में इलेक्शन जीतना उनके मुकाबले में, वो तो और बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। उनको 15 साल होने को, अगले साल अगली दफा उनको 20 साल हो जाने, जो हालात नजर आ रहे हैं। और ये जो हमारे पॉलिटिशियंस ने रखा हुआ है कि एक जो सिंध वाले हैं पंजाब नहीं आते, पंजाब वाले सिंध और केपी बलोचिस्तान नहीं जाते, ये भी तो एक हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जमहूरियत को नुकसान ही पहुंचता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त अपोजिशन करना चाहता है। ये लोग इतनी पावर एंजॉय कर रहे होते हैं या कर चुके हैं और इनको पता है आइंदा भी हम करेंगे। वो उनके अंदर जो एक रियली रिफॉर्म करना या जो एजिटेशन या ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, वो एपिटाइट नहीं है, वो भूख नहीं है। नहीं, लेकिन चीमा साहब सियासत तो इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं ना, ये तो भूख होगी ना कि दोबारा 5 साल हम विफाक में हुकूमत बना लें, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं ना। सर मैं उस पर मैं वही बात करने लगा हूं। प्रॉब्लम यह है कि अगर टॉप लीडरशिप नहीं आए, अगर फॉर एग्जांपल हर सियासी जमात के अंदर जो उसके जो चेयरमैन हैं या जो प्रेसिडेंट हैं या जो उसके जो लीड करें वो नहीं आएगा, तो पार्टी के अंदर एक तड़प होती है कि हमें जो है वो अपोजिशन करनी है। यहाँ पे जो सेकंड टियर, थर्ड टियर और बाकी लोग तो देख रहे होते हैं हमारे लीडर की क्या हालत है। जिस तरह वो अपोजिशन कर रहे हैं हम भी उसी तरह अपोजिशन करेंगे। मेरी अपनी जाती राय में जिस तरह बाकी डेमोक्रेटिक पार्टीज में होता है कि वहां पे चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, तो वहां पे एक विद इन पार्टी भी स्ट्रगल चल रही है। राइटली सर, चीमा साहब पॉइंट आ गया। मैं जरा खालिद जमील साहब की जानिब बढ़ूंगा। सर आप कैसे सारे मामले को देख रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद कहाँ लानी है? पंजाब में PMLN कहती है पीपल्स पार्टी नंबर शो करे, कुछ नहीं, मेरे ख्याल है नंबर तो इनके पास पूरे नहीं है, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। देखें, इनसे जो स्ट्रेटेजिकली गलती हुई ना PDM से, आप एक मोमेंटम बनाते हैं। सबसे पहले आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप कारकुनों को तैयार करते हैं, वहाँ पे आप कन्वेंशंस करें, रैलियाँ निकालें, फिर आप सूबाई लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे आप आते हैं। इन्होंने स्टार्ट पहले साल जो है लॉन्ग मार्च से किया, आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च। आपने जो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, इन्होंने सबसे पहले जल्दबाजी में उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और जो प्रेशर आप क्रिएट कर सकते पॉलिटिकली होता कि आप असाब की जंग जो आप असाब की लड़ते हैं, ये नहीं होता कि आप किसी को अखाड़े में उतार के अच्छा जी आप वो तो मौलाना साहब ने कर लिया था ना अपना लॉन्ग मार्च, बाकी सारों में साथ शामिल थे ना। तब तो PDM नहीं थी ना, तो बराए नाम सी बात थी ना सर। PDM ये हुआ कि फिर उसके बाद टूट फूट का शिकार हो गई। अभी मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ जो अब आखिरी 2 साल है ना, ये साल है आप इलेक्शन तैयारी का साल कह लें। इसके अंदर गवर्नमेंट भी देखें फंड रिलीज़ करेगी, वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगी जहाँ पब्लिक को आप उनकी हमदर्दियाँ ले सकते हैं। आप अपने MNAs पार्लियामेंटेरियंस को भी फंड देंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर शहरों के अंदर जाके पैसा खर्च होगा, और अगला साल सारा का सारा फिर आपके कंपेन का शुरू हो जाएगा। तो PDM ने भी एक्चुअली अपने आप को सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए कि एटलीस्ट खबरों में या तबसरों में आप ज़िंदा रहें, चाहे जाए कि कहे अच्छा PDM जो ख़त्म हो चुकी, मर चुकी है, तो आप थोड़ा बहुत ये है कि हलचल मचाए रखें। और उसके बाद फिर शायद ये किसी हद तक ये सोचें कि अब अगला इलेक्शन, जैसे आप भी बात कर रहे थे जी कि अपोजिशन भी टफ टाइम नहीं दे पा रही है, वो बड़े मुतमिन है कि हम जीत जाएंगे, तो जब वोट तकसीम होता है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा उसको होता है जो इस वक्त जो PTI जिस पोजीशन के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि फजल रहमान साहब या नून लीग की वो क़यादत किसी हद तक कोशिश करेगी कि इस PDM को इलेक्शन अलायंस बनाया जाए किसी तरीके से, ताकि जो वोट तकसीम होते हैं उनको अगर यकजा किया जाए एक जगह के ऊपर, तो फिर तो PTI को टफ टाइम दिया जा सकता है। अगर ये सारा वोट तकसीम हो गया तो PTI के लिए ईजी है इलेक्शन जीतना, फिर उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। इस वक्त यकीनन हुकूमत के लिए बज़ाहिर कोई थ्रेट नहीं है, बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट में हुकूमत चल रही है, लेकिन ये आवाम के लिए महंगाई और दीगर चीज़ें एक बड़ा मसला है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उसे हल करने में कामयाब हो। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।